शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो सेडिशन लॉ से रिलेटेड है। राइटर का कहना है कि सेडिशन लॉ यदि आज भी सरकार चाह रही है कि वो कंटिन्यू रहे तो इसके कंटिन्यू रहने से कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले तो हमें सेडिशन लॉ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना होगा। सेडिशन लॉ जिसको हिंदी में हम राजद्रोह कानून के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका हिंदी में? हिंदी में इसका नाम है राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ। तो इस कानून को लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश में भारत के क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए। कोई भी ऐसा काम जो आप सरकार के खिलाफ में कर रहे हैं, आप अपने देश को आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे काम अंग्रेज़ों की दृष्टि में अपराध माने जाते थे। ठीक है, और ये सारे जो काम हैं वो सेडिशन लॉ के अंतर्गत में वो रजिस्टर कर लेते थे। और यही इसी प्रकार का मिसयूज़ हम बहुत ज़्यादा देखे हैं सेडिशन लॉ का। कभी किसी जर्नलिस्ट के ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है, कभी स्टूडेंट के ऊपर लगा दिया जाता है, कभी किसानों के ऊपर राजद्रोह का कानून लगा दिया जाता है। मतलब इसको आपने यूनिवर्सल बना दिए हैं कि सबको एक ही गोली दवाई दे देना, एक ही गोली दवाई सबको ठीक करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कितना पुराना ये कानून है, इसको हम देख सकते हैं। पहले के टाइम में अंग्रेज लोग ये सोचते हैं कि जो आम लोग हैं ना वो भी राजा के जैसी उनकी सोच होना चाहिए। राजा जिस चीज़ में हाँ है तो लोगों की भी हाँ, राजा की जहाँ ना है तो वहाँ के भी पर भी लोगों की ना हो, और जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो उनको सजा दो। फिर ऐसी ही कुछ सोच के साथ में अंग्रेज लोग इस कानून को लेकर के आए थे। राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का ऐसा मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही अस्तित्व में या फिर सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। आप सरकार के प्रति अच्छी राय रख रहे हैं, ये सही है, और यदि आपने गलत राय रखी मतलब आपने अपराध कर दिया। क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी, इसलिए भी इस कानून को लेकर के आया गया था। इसका जो ड्राफ्ट है मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन 1860 में भारतीय दंड संहिता कानून लागू करने के दौरान इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किए थे। धारा 124A को फिर बाद में 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उस टाइम में उनको लगा था कि यदि किसी प्रकार के अपराध हो रहे हैं तो इनसे निपटना है हमें, तो इस प्रकार की खंड हमें इसमें जोड़ना जरूरी है। वर्तमान समय में देखा जाए तो आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह एक अपराध है। तो आज के समय में कौन कौन सा काम यदि आप करेंगे तो इसके अंतर्गत आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिख दो, उससे यदि ऐसा लग रहा है कि आप सरकार को गिरा रहे हैं, सरकार को हटा रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ देशद्रोह के अंतर्गत आ जाती, राजद्रोह के अंतर्गत आ जाती है। तो सरकार के प्रति आप मौखिक, लिखित या फिर संकेत, दृश्य रूप से घृणा पैदा कर रहे हैं, अवमानना पैदा कर रहे हैं, उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इस विद्रोह में शत्रुता की भावनाएं शामिल होती हैं। हालांकि इस धारा के अंतर्गत घृणा या फिर अवमानना फैलाने की कोशिश किए बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1995 में। ये सुनवाई हो रही थी बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को आप देखिए, तब जा कर के किसी के भी खिलाफ में आपको केस दर्ज करना है। दंड की यदि हम बात करें, राजद्रोह कानून गैर जमानती अपराध है, आसानी से आपको जमानत मिलने वाली नहीं है।
राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ में आपसे रुपये पैसा का जुर्माना भी लिया जाएगा। एक प्रावधान और इसमें यह किया गया है कि यदि आपके ऊपर केस दर्ज हो गया है तो समझ लो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, रोका जा सकता है आपको सरकारी नौकरी से। आपको पासपोर्ट के बिना रहना होगा, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में भी आपको टाइम पर जाना पड़ेगा। देशद्रोह से रिलेटेड जितने भी जो निर्णय हुए हैं अभी तक ना, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम इसको डिस्कस करते हैं तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे हैं उनकी सुनवाई हम हमेशा देखते हैं। जैसे कि रोमेश थापर वर्सेस मद्रास स्टेट के मामले में 1950 की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या फिर बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करना एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। चलो कि हम ये कह दे रहे हैं कि सरकार की आलोचना कोई कर रहा है, असंतोष है या फिर बुरी भावनाओं को ये उत्तेजित कर रही है, लेकिन इसके लिए अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को आप बाधित कर दे रहे हैं तो ये उतना ज़्यादा उचित नहीं है। जैसे कि सुरक्षा को कमज़ोर करना या फिर राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना। इसके बाद 2 हाई कोर्ट, तारा सिंह गोपीचंद बनाम स्टेट 1951 का मामला था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तथा रामनंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A को घोषित किया, जिसके अंतर्गत देश में असंतोष को दबाने के लिए औपनिवेशिक आकाओं के लिए एक उपकरण के रूप में ये काम करता था और इसके प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करार दिया था। फिर केदारनाथ सिंह बनाम बिहार स्टेट की बात करें, 1962 में इसकी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च कोर्ट के मामलों को पलट दिया था और कहा था कि नहीं, ये कानून अच्छा है, इसको बनाए रखिए, इससे सरकार को कोई उखाड़ करके नहीं फेंचेगा, कोई आलोचना नहीं कर पाएगा। हालांकि न्यायालय ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने के भी प्रयास किया था, लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसका मिसयूज़ हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बताया जाता है कि देखिए, यदि ये जो सेडिशन का लॉ है इसको हम ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा। तो कोई भी सरकार हो, जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहेगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 279वीं नंबर की रिपोर्ट को रिलीज़ किया था अप्रैल 2023 में। इसने रिकमेंडेड किया था टू रिटेन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन ऑफ रिसेंट टाइम, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी ऑन सेडिशन। तो लॉ कमीशन जो बनाया गया है वो तक आप देखिए, जिसको कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, अपोजिशन के लीडर बैठते हैं, कि पता नहीं कौन कौन इसमें बैठते हैं। लॉ कमीशन तक कह रहा है कि भैया ये जो सेडिशन लॉ है ना, इसको ख़त्म मत करो, इसको जिंदा ही रखो। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा उसका कहना है कि यदि आप इसको ज़िंदा रखेंगे तो इसका मतलब ये है देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं, नहीं तो देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब राइटर ने इसके जवाब में आगे बताया है कि हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी, एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि छत्तीसगढ़ की ही बात कर लें तो क्या आप 124A के माध्यम से उसको कम कर पाए हैं या फिर आप उसको ख़त्म कर पाए हैं? यदि आप 124A सेडिशन लॉ के माध्यम से उसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपका कहना गलत है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसको रखना चाहते हैं। तो लॉ कमीशन ने ये कंक्लूज़न निकाला था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इसको रिटेन कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। इसके माध्यम से हम काउंटर कर सकते हैं ऐसी थ्रेट को जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा हो रही है।
द कमीशन आल्सो फेल्ड दैट द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट UAPA 1967 डज नॉट कवर ऑल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस इन्वेस्टिग्ड अंडर सेक्शन 124A। उनका कहना है 124 आपने ख़त्म कर दिए, फिर हमारे पास बच जाएगा एक और हथियार UAPA का 1967 का ये कानून है। लेकिन बताया जाता है कि इसमें भी ये जो 1967 का कानून है ना, उतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं कवर करता है जितना कि कवर करता है IPC 124A। इसलिए कहा जाता है कि इसको अपन को ख़त्म नहीं करना है। इसके बाद आगे बताया जाता है कि लॉ कमीशन ने कुछ ऐसी चीज़ें भी हमको बताई हैं जिसका वर्णन किया गया है चैप्टर 6 में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा है, इसका उल्लेख यहाँ पर इस रिपोर्ट में किया गया है कि जो माओइस्ट के इंसिडेंट हैं 1533 हुए थे 2004 में, 2021 में इनकी संख्या 509 हो गई है। और वहीं माओइस्ट के अटैक, माओवादियों ने अटैक किया जिसके चलते चलते डेथें हुई हैं, तो ये जो संख्या है हमको 566 से 147 हो गई। तो 2004 में यदि हम देखें तो 556 डेथें हुई थी और आज के टाइम में घट कर के अभी ये 147 हो गई हैं। इट इज़ आल्सो अनडिस्प्यूटेड दैट सेंट्रल एजेंडा ऑफ माओइस्ट इज़ टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर by overthrowing the democratically elected government। माओवादियों, नक्सलवादियों, इन लोगों का क्या उद्देश्य रहता है कि ये लोग क्या काम करते हैं कि वहाँ की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकते हैं और खुद सरकार बन जाते हैं। सबसे पहले तो इनका उद्देश्य यही है कि सरकार को गिराना है और अपनी खुद की सत्ता स्थापित करना है। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कानून है? सेडिशन लॉ है, राजद्रोह का कानून है। इसलिए लॉ कमीशन कह रहा है कि नहीं, इस लॉ को रहने दीजिए। टोटल जो ओवरऑल माओवादियों का वायलेंस है हाल के सालों में आप देखेंगे तो उसमें हमको डिप दिखाई देती है, गिरावट दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में। स्टिल रिपोर्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ माओइस्ट इंसिडेंट। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ में अभी भी सबसे ज़्यादा माओवादियों के हमले होते हैं। While the number of Maoist incident registered in the state varied from 445 2014 में थे, आज घट कर के ये 253 हो गए हैं 2021 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है कि जो नंबर ऑफ केस रजिस्टर्ड हैं केवल और केवल राजद्रोह के अंतर्गत 124A के अंतर्गत जो केस दर्ज किए गए हैं वो 0 रहे थे 2015 में, 2016 में, 2017 में और 2020 में। और ये 1 से लेकर के मैक्सिमम 3 हो सकते हैं रिमाइनिंग ईयर्स बिटवीन 2014 एंड 2021। वहीं इनकी जो संख्या है 1 से लेकर के 3 हो सकती है 2014 और 2021 के बीच में। इवन केसेस रजिस्टर अंडर UAPA वर क्लोज टू 3 पर ईयर इन द सेम पीरियड। वहीं UAPA के अंतर्गत हर साल कम से कम 3 केस रिकॉर्ड हो रहे थे। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया है कि जो 124 सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है माओइज़म के खिलाफ में, वो काफ़ी निगलिबल है, बहुत कम है। क्योंकि जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्ट है IEED एंड रिजोर्टिंग टू एम्बुश अटैक रिमेन द मोस्ट पोटेंट वीपन इन द हैंड्स ऑफ माओइस्ट। ये लोग क्या काम करते हैं? IED के माध्यम से अटैक करते हैं और इसको कवर किया जाता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट एंड IPC के माध्यम से। कुछ केसेस में ऐसा है, कुछ जो स्टेट के लॉ हैं स्पेशली उनको लागू किया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2005, इसको अप्लाई किया जाता है ताकि कर्ब किया जा सके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं माओइस्ट उनके खिलाफ में। वहीं यदि हम परिभाषा की बात करें कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनको UAPA के अंतर्गत रखेंगे और कौन से अपराधों को हम 124A के अंतर्गत रखने वाले हैं, तो कभी कभी तो आपको इनकी जो परिभाषा है बिल्कुल एक सी ही लगेगी। जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटी
किसको हम बोलेंगे, सेक्शन 210 यूएपीए का कानून कहता है कि ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्शन कोई इंडिविजुअल ले रहा है या फिर वो बहुत सारे लोग मिलकर के ले रहे हैं, जिसके चलते चलते डिसअफेक्शन फैलता है अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट में यदि आप डिसअफेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। डिसअफेक्शन फैलाने का क्या मतलब होता है, घृणा फैलाना, असंतोष फैलाना इंडिया के खिलाफ में, तो ये सारी चीज़ें यूएपीए के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें जो सज़ा है 7 साल की मैक्सिमम है और इसके ऊपर आपको फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। वहीं 124A आईपीसी की क्या कहती है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, यदि आप इसको उखाड़ कर फेंक रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वो 124A के अंतर्गत चले जाता है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि यदि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर राजद्रोह का कानून लगाया जाए। 2009 में यूनाइटेड किंगडम की तरफ से क्या कदम उठाया गया था कि इस कानून को उन्होंने ख़त्म कर दिए। इसके पीछे 2 रीज़न बताए जाते हैं। फर्स्ट बीइंग दैट देयर आर सफिशिएंट रेंज ऑफ अदर ऑफेंसेस, उनका कहना है कि इसके चक्कर में बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे कामों को आप इसके अंडर में डाल देते हैं। सेकेंड नंबर की बात यह है इसका पॉलिटिकल नेचर होना। पॉलिटिकल नेचर होने का मतलब ये है कि अभी यदि बीजेपी की सरकार चल रही है तो वो कांग्रेस वालों को टारगेट करते रहेगी इस कानून के इस्तेमाल। इसलिए इसको कहते हैं कि जो कानून है इसकी जो प्रकृति है वो पॉलिटिकल है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो पीडियाट्रिक केयर गिवर्स लोगों के ऊपर लिखा गया है। पार्टिकुलरली ऐसे लोग जो कि मानसिक रोग से पीड़ित हैं या फिर किसी प्रकार से टेंशन लेते हैं, उन लोगों को जो केयर प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप हों चाहे हम लोग हों, तो केयर गिवर्स लोगों के लिए भी क्या क्या कुछ सावधानियां हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। नेशनल हेल्थ मिशन का अंदाज़ा आप देखिए, यहाँ पर बताया जाता है कि 6 से लेकर के 7% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। मेंटल डिसऑर्डर इसी को ही हम फिजियाट्रिक से रिलेटेड बीमारी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बोला जाए 4 फैमिली में से एक फैमिली को आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ एटलीस्ट 1 मेंबर ऐसा मिल जाएगा जिसको आप बिहेवियरल या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाला आदमी बोल सकते हैं। ये कंडीशन कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक आप घर में रहे थे, आइसोलेटेड रहते थे, मार्केट में नहीं निकलना है, जॉब में नहीं जाना है। इसके अलावा अपने जो प्रियजन हैं बिछड़ चुके हैं, इनके चलते चलते अलग टेंशन लोगों की बढ़ रही है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को अलग फेस कर रहे हैं, एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल अक्रॉस सोशल सेगमेंट। पूरे समाज में हम देखते हैं कि पूरा स्ट्रेस फैला हुआ था, फ्यूचर के बारे में लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार से वो तनाव लेते जाते थे कोविड-19 के दौरान में। मोस्ट ऑफ दीज केसेस रिमेन अनट्रीटेड ड्यू टू इग्नोरेंस, इनमें से बहुत सारी केसेस ऐसे हैं जिनका हम इलाज नहीं कर पाए, हमारे पास नॉलेज नहीं था, सोशल स्टिग्मा था, इन सब के चलते चलते ज़्यादातर जो केसों को हम ठीक नहीं कर पाए हैं। इन द अब्सेंस ऑफ विजिबल प्रूफ ऑफ इलनेस, इसमें क्या है आपकी जो बीमारी के लक्षण हैं ना वो विजिबल नहीं होते हैं। डेविएशन इन बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है वो बदलते रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हैं एटीट्यूडनल इश्यूज़ हो रहे हैं, मैरिटल ट्रबल्स हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है, या फिर जॉब स्ट्रेस है, लव अफेयर चल रहा है, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं टीनेज बिहेवियरल इश्यूज से रिलेटेड आ जाती हैं। यदि इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस नहीं किया जाता है, the patient and their family keep suffering as mental health responses remain mired in myth
स्टिग्मास एंड टैबूज। यदि इलाज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, हम सही तरीके से बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी, आप तो परेशान होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ में आपके घर वाले भी परेशान रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है। काज फॉर केयर गिवर्स स्ट्रेस। तो जो केयर गिवर लोग हैं, ऐसे लोग जो कि देखभाल कर रहे हैं, देखभाल करने वाले लोगों में स्ट्रेस का रीज़न आखिर क्या हो सकता है। 90% से भी ज़्यादा जो फिजियाट्रिक पेशेंट है हमारी इंडिया में, वो उनकी फैमिली के साथ में रह रहे हैं। केयर गिवर इज़ अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल केयर गिविंग एलोंग विद द सोशल आइसोलेशन। ठीक है, सोशल रूप से आप आइसोलेटेड हो जाते हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जा रही हैं, बिहेवियर बड़ा ख़राब हो गया है पेशेंट का, ये सब आपको झेलना पड़ता है। ए पेशेंट्स नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, आपका जो पेशेंट है वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, उसको भी आपको झेलना है। फर्दर एक्सरबेट्स केयर गिवर्स स्ट्रेस, और इससे रोगी को भी और जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उसको भी टेंशन आ जाती है। वहीं यदि हम बड़ी फैमिली की बात करें तो जो प्राइमर केयर गिवर का बर्डन होता है वो शेयर्ड हो जाता है पूरी फैमिली मेम्बर के बीच में। वहीं यदि आप सोच रहे हैं कि माँ बाप हैं, लड़का लड़की है, बहू है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मेन जो बर्डन रहेगा, ठीक है, वो दंपत्ति के ऊपर आ जाता है। क्रॉनिकल मेंटल इलनेस इन न्यूक्लियर हाउस होल्ड डिसरप्ट डेली लाइफ एंड ड्रेन फैमिली रिसोर्सेस। इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें बाधा आ रही है, आपके पास जो रुपया पैसा है वो ड्रेन होते जा रहा है, एकदम पानी की तरह बहते जा रहा है। फिर भी यदि हम देखें, जो वुमन केयर गिवर्स होती हैं वो फेस करती हैं चैलेंजेस को इन बैलेंसिंग केयर गिविंग, करियर, चाइल्ड रियरिंग and household chores and are less likely to receive informal support for pediatric treatment। वहीं आप महिलाओं को देखोगे, लड़के बच्चों को भी संभालना है, घर की साफ़ सफाई भी करना है, और इसके साथ साथ में यदि देखा जाए वो कहीं यदि मेंटल तौर से कुछ हो गया उसको, तो महिलाओं को बहुत कम ऐसा केयर गिविंग मिल पाती है। प्रोलॉन्ग केयर गिविंग निगेटिवली इम्पैक्ट द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ केयर गिवर्स। यदि आप लंबे समय तक किसी की देखरेख में है ना, तो उसका असर आपके दिमाग में भी पड़ना चालू हो जाएगा। केयर गिवर्स यूज़ वेरियस स्ट्रेटजी टू कोप विच इंक्लूड शेयरिंग, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज़, सेल्फ गैस लाइटनिंग, बट अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म कैन निगेटिवली इम्पैक्ट बोथ केयर गिवर्स एंड पेशेंट। तो आप देखेंगे यदि आप किसी की देखरेख कर रहे हैं तो आप कई सारे तौर तरीके अपनाते हैं कि कैसे करके हम उसको नॉर्मल कर सकें, ठीक है, उसको अच्छे से हम रख सकें, उसी के बारे में बताया जाता है। लेकिन देखिए, जो कॉपिंग मैकेनिज़्म है इसके निगेटिव इनके इफेक्ट दोनों के ऊपर पड़ सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग है फॉर बोथ फैमिली केयर गिवर्स, काउंसलिंग सर्विसेज आर करेंटली प्रोवाइडेड टू केयर गिवर्स ऑन द रिक्वेस्ट। केयर गिवर्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। This is not sufficient as situation of the caregivers is similar to that of the boiling frog, where individual might not be aware of the emotional strain and hence will not request for the support। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन की, कि स्ट्रक्चरल जो इंटरवेंशन है वो आखिर क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, रिमेन फोकस्ड ऑन द पेशेंट। ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, रोगी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये निगलेक्ट कर देते हैं केयर गिवर्स को, उसकी देखभाल करने वाले लोगों की ये चिंता नहीं करते हैं, चाहे वो नर्स हो जाएं, चाहे वो घर में कोई केयर करने वाले लोग। गिवन द प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय केयर गिवर, उसके चलते चलते हम देखते हैं कि जो केयर गिवर्स लोग होते हैं वो भी तनाव लेना चालू कर देते हैं। तो ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि हम इंट्रोड्यूस करें स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन प्रोग्राम की, ताकि हम एजुकेट कर सकें, सपोर्ट कर सकें केयर गिवर्स लोगों की।
इट शुड एजुकेट देम अबाउट इलनेस एंड देयर रोल्स। सबसे पहले तो आप रोगी की देखभाल करने वाले लोगों को बताइए कि इलनेस क्या होती है, उसका क्या रोल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। लीडिंग टू ए बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर आउन लाइफ, उनकी खुद की लाइफ में आप कैसे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्पिंग टू कोप विथ केयर गिवर्स रोल। Studies in developed countries show that providing support to family caregivers at the onset of pediatric illness of loved ones is crucial for the success of intervention। आपका इलाज कितना सफल हो पाएगा ये केयर गिवर्स के ऊपर रहता है कि वो किस प्रकार से आपकी देखरेख कर रहे हैं। सक्सेसफुल जो इंटरवेंशनल मॉडल बनाए गए हैं उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इसके अलावा साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम है, फैमिली काउंसलिंग की जाती है, इसके साथ साथ में पीयर सपोर्ट किया जाता है। वहीं जो साइकोलॉजिकल एजुकेशन मीटिंग होती है फैमिली के साथ में, एंड द टॉपिक्स कवर इंक्लूड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंडीशन, करेंट सिम्टम, अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ रिलैप्स एंड अवेलेबल थेरेपीज एंड देयर इफेक्टिवनेस, सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट, typical side effect, treatment and related expenses, burden identification, coping mechanism। तो आपकी काउंसलिंग हो रही है तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाएंगे कि क्या अभी करंट के सिम्टम चल रहे हैं वो आप देखिए, करंट की कंडीशन क्या है ये देखिए, क्या क्या थेरेपी अवेलेबल है ये सब जान लीजिए आप, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है।